गुड आफ्टरनून। वेलकम है आज के सेशन में। हमारे साथ है अंजलि जी। वेरी गुड आफ्टरनून है हामिद, पुष्पलता, आशीष जी। ये वाला सेशन डेडिकेटेड है किसके लिए? टेट कोर्स के लिए। जैसे आपके सेंट्रल लेवल पे सीटेट का एग्जाम होता है, उसके अलावा स्टेट टेट्स के एग्जाम होते हैं। वहाँ पे जो सिलेबस होता है, वहाँ पे जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये हमारा 1:30 बजे वाला सेशन रहेगा। ठीक है, तो डेडिकेटली है किसके लिए? टेट के वेरियस एग्जाम्स के लिए। सी टेट है, एमपी टेट है, यूपी टेट है, हरियाणा टेट है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, इन वाले टाइम स्लॉट में हम शुरुआत कर रहे हैं आज इंग्लिश के सेक्शन से। इंग्लिश में क्वेश्चंस आते हैं हमारे, पैसेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ग्रामर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। जो लोग इंग्लिश एज लैंग्वेज 1 लेते हैं, उनके कोर्स में पोयम भी आती है। और पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं। इसी में से आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो कहाँ से है? पेडागोजी वाले सेक्शन से। हाउ टू टीच इंग्लिश लैंग्वेज इन अ क्लास। क्लास के अंदर जब आप इंग्लिश पढ़ाते हो तो उससे रिलेटेड हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं उनको कंसिडर करना होता है, जो मैगजिम्स हैं, टीचिंग मेथड्स हैं, या फिर इवैल्यूएशन असेसमेंट वाले जो हमारे तरीके होते हैं, रेमीडियल टीचिंग क्या होती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या होता है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। ठीक है जी। शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चंस के साथ। लेट्स से देखें कितने, हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द राइट आंसर। हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ओरल स्किल मीन्स द स्किल ऑफ। दो टर्म यूज किए गए हैं, ओरल। प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम सा है हमारा। अब ये जो टर्म यूज किए जा रहे हैं, ये जो हैं, ये किन स्किल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन लैंग्वेज व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिकेशन, देयर आर 4 स्किल्स। कम्युनिकेशन के अंदर 4 बेसिक स्किल्स कौन कौन से हैं? वी ऑल नो, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो टर्म दिया गया है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि ये कौन से वाले स्किल्स को रिप्रेजेंट करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर या लैंग्वेज के अंदर। जी अब पुष्पलता, हाँ 1:30 से करा है हमने सेशन को, अभी स्टार्ट करा है जी। और अगर आप वैसे पूछ रहे हो तो ये एडिशनल क्लास है। दिस क्लास इज फॉर टेट एग्जाम्स, है ना। जो हमारा वैसे रूटीन है 9 बजे का, वो एज इट इज रहेगा, 5 बजे का एज इट इज रहेगा। ये एक्स्ट्रा क्लास एड ऑन हुई है दोपहर के टाइम स्लॉट में फॉर टेट एग्जाम्स। ठीक है, 1 के लिए डी बता रहे हैं, बिल्कुल पुष्पा करेक्ट बताया है जी। नितिन बिल्कुल सही बता रहे हैं, पूनम रानी यस डेफिनेटली करेक्ट। जो हमारा पहला वर्ड है ऑरल, वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, कि हम सुनते क्या है, वॉट वी हियर, है ना। वर्ड याद रखेंगे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है what we hear, एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है what we say। ये वाली चीज किसको रिप्रेजेंट कर गई? लिसनिंग को। और ये वाली चीज किसको रिप्रेजेंट कर गई? स्पीकिंग को। हमारा करेक्ट आंसर 1 के लिए हो गया ऑप्शन डी करेक्ट है जी। सही बताया सभी लोगों ने। इवनिंग में रहेगी सेशन एज इट इज, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल को ध्यान में रखते हुए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ राइटिंग स्किल। 4 स्किल अगेन, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। अब राइटिंग की जो प्रक्रिया होती है कैसी होती है? हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं थॉट प्रोसेस को दिमाग के अंदर, फिर उसको एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में सेट करते हैं अभी भी दिमाग के अंदर। फिर हम कॉपी पे पहले ड्राफ्ट करते हैं, यानी एक बार लिखते हैं। फिर हम उसमें एडिटिंग करते हैं, जहां जहां हमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है हम करेक्शन करते हैं, और फिर आ जाता है हमारा फाइनल वर्क। ये राइटिंग का प्रोसेस हो गया। अब इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें से कौन से वाला राइटिंग का कंपोनेंट नहीं है। देखें ऑप्शन, पहला कहा जा रहा है यूज करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स। जाहिर सी बात है, जो आप शब्द लिखोगे उसकी स्पेलिंग करेक्ट लिखना होगा। करेक्ट है। यूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स इन अ सेंटेंस, डेफिनेटली। अगर आप कुछ का कुछ और लिख देंगे तो मतलब भी तो कुछ का कुछ और निकल आएगा ना। जो हम एक्चुअली वहां पे मैसेज देना चाहते हैं
उसके लिए जो सही वर्ड होगा वही लिखेंगे। बी भी करेक्ट है। सी क्या कह रहा है, रिकॉग्नाइज द मीनिंग ऑफ वेरियस ग्राफिक सिग्नल्स। और डी कह रहा है ऑर्गेनाइज थॉट्स एंड आइडियाज इनटू लॉजिकल सीक्वेंस, जो मैंने आपको पहले बताया कि दिमाग में क्या करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑफ आइडियाज, और फिर हम उसको राइट ऑर्डर में सेट करेंगे। तो डी भी करेक्ट है। क्या नहीं करेंगे, ग्राफिक को समझना। ये किस में हो जाता है, ये रीडिंग में हो जाता है। सिंबल्स को अंडरस्टैंड करना किसके अंदर चले जाएगा, रीडिंग के अंदर चलाएगा। तो सी इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ राइटिंग स्किल, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। टू के लिए हो जाएगा सी। हम्म, टू के लिए सी है ना। आशीष क्लियर हो रहा है टू के लिए सी क्यों, क्योंकि वो रीडिंग स्किल का पार्ट हो गया, जहां पे कुछ देख के हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब आप मेट्रो में जाते हो और किसी सीट के ऊपर महिला की फोटो बनी होती है, तो उस फोटो को देख के आप समझ जाते हो ना कि हाँ ये वाली सीट किसके लिए है, लेडीज सीट है, और उसको सिर्फ लेडीज यूज करेंगी। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये रीडिंग स्किल के अंदर आ जाता है। टू के लिए सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। ये प्रिंसिपल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इनफैक्ट प्रिंसिपल के अंदर दो चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती हैं। एक क्या है कि भाई लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस, पहली बात। और दूसरी बात, हैबिट्स कम फ्रॉम प्रैक्टिस एंड ड्रिल। जो ये आदतें हैं ये किससे बनती हैं, प्रैक्टिस और ड्रिल से। इसका मतलब होता है कि जब हमारे सामने कोई चीज बार बार होती है, दोहराई जाती है, और खुद हम उस चीज को बार बार करते हैं, तो वो क्या बन जाती है, हमारी आदत बन जाती है। एग्जाम्पल, लाइफ के एग्जाम्पल्स, जैसे जिनके फैमिली में हैबिट है कि भाई सुबह उठ के लोग रनिंग के लिए जाते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं, सो ऑटोमेटिकली जो नया मेंबर आता है फैमिली के अंदर, उसकी भी ये हैबिट धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। फिर उठते ही उसको लगता है कि नहीं भाई आज एक्सरसाइज नहीं करा तो बहुत दिक्कत हो रही है या जाना है। जिनको चाय की हैबिट हो जाती है, हमको आपको किसकी हैबिट हो गई है कि भाई सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले व्हाट्सएप चेक करना होता है कि क्या मैसेजेस आ रखे हैं। तो ये क्या हो गई, आदत हो गई, हैबिट हो गई, राइट। So learning of language is habit forming process. Which method advocates this? यहाँ पे चार टीचिंग मेथड्स दिए गए हैं और इसमें से कौन से वाला इस मेथड को एडवोकेट करता है। ऑप्शन क्या क्या है, डायरेक्ट मेथड जहां इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। द स्ट्रक्चरल मेथड जहाँ पे इंग्लिश के ग्रामर के ऊपर फोकस किया जा रहा है। स्ट्रक्चरल मेथड फोकस कर रहा है कि इंग्लिश की बनावट कैसी है, और ये चीजें हमें कहाँ से पता चलती हैं, ग्रामर से पता चलती हैं। प्लेवे मेथड जहाँ हम बच्चों को खेल खेल में सिखा रहे हैं, गेम्स और क्विजेज और एक्टिविटीज के थ्रू। और ओरल अप्रोच फोकस कर रहा होता है यूज ऑफ इंग्लिश इन कम्युनिकेशन के ऊपर, बोलने और सुनने के ऊपर। तो कौन सा मेथड, थ्री के लिए क्या आंसर दिया है जी। ए बता रहे हैं नितिन और हामिद, आशीष बी बता रहे हो। सो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर होगा, इंग्लिश की आदत कहाँ बनेगी, दोबारा सोचिए। हमने क्या लिखा हुआ है, द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज अ हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस। सो किसके अंदर इंग्लिश की आदत बनेगी, ओरल के ऊपर, या फिर प्लेवे खेल खेल में, या स्ट्रक्चर जहां हम ग्रामर पे फोकस कर रहे हैं, या डायरेक्ट मेथड जहां पे क्लास के अंदर सारी चीजें इंग्लिश में हो रही हैं, टीचर इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बच्चों को भी इंग्लिश में कम्युनिकेट करने को कहा जा रहा है, एग्जाम्पल्स इंग्लिश में दिए जा रहे हैं, टीचिंग एड्स इंग्लिश वाले दिए जा रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन इंग्लिश में दी जा रही है। डायरेक्ट मेथड में जहां पे इंग्लिश का यूज हो रहा है, सो बच्चे जब भी सुनेंगे, क्या सुनेंगे अपने सामने, इंग्लिश सुनेंगे, है ना। फोकस करिएगा जी, बिल्कुल करेक्ट बताया है खुशबू। आंसर यहाँ पे क्या होगा, डायरेक्ट मेथड, क्योंकि बच्चे यूज टू हो जाएंगे इंग्लिश के लिए। ये टाइम टेकिंग मेथड होता है क्योंकि टीचर को कोई भी कंसेप्ट समझाने के लिए ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये बच्चों की लैंग्वेज है नहीं, इट्स देयर सेकेंड लैंग्वेज, इट्स देयर टारगेट लैंग्वेज, है ना। सो टीचर को बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेने पड़ते हैं, पर रेपिटेटिव यूज ऑफ इंग्लिश की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे इंग्लिश उनकी हैबिट बन जाती है, वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी, सेंटेंस बनाने का एक आइडिया लग जाएगा, यूज टू हो जाएंगे, है ना जी। सो थ्री के लिए कौन सा आंसर होगा, ए होगा, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड के लिए क्या याद रखेंगे, टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंग्लिश ओनली।
अच्छा मेथड है। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे एक्विजिशन वाली चीज आती है। अपने टर्म पढ़े होंगे ना, एक्विजिशन और लर्निंग। एक्विजिशन अर्जन और लर्निंग अधिगम। सो बच्चे क्या है, उनके एनवायरमेंट में बार बार इंग्लिश आती है तो वो उसके लिए यूज टू हो जाते हैं, वो उनकी हैबिट बन जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्किमिंग। सो आप लोगों ने में से जिन्होंने 5 बजे वाली क्लास अटेंड करी होगी, उसके अंदर मैंने ये क्लियर किया था। स्किमिंग और स्कैनिंग, ये दोनों क्या है, फास्ट रीडिंग मेथड्स हैं। यहाँ पे स्किमिंग पूछा जा रहा है, विच इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्किमिंग। वी ओनली ट्राई टू लोकेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। We go through the reading material quickly to get the gist of it. The passage is examined closely and in detail, reading without bothering to check any unknown word or structure. यमन वैकेंसी तो ऑब्वियसली निकलेगी, पर तुरंत नहीं निकलेगी। एक बार जैसे हमारी कंट्री की सिचुएशन ठीक हो जाए, फिर ये तो वैकेंसी निकालेंगे, है ना। एग्जाम्स कैसे कंडक्ट कराएंगे, अभी की जो सिचुएशन है उसमें तो एग्जाम कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है। सो इट विल बी अ डिलेड प्रोसेस। पर जो हमारा है एजुकेशन सिस्टम, उसमें टीचर तो रिक्वायर्ड होंगे ही। सो लेट निकलेगी पर निकलेगी, है ना। 4 के लिए बी बता रहे हैं जी, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, जहां पे जिस्ट या फिर समरी पता चले। किसके लिए, स्किमिंग के लिए। सो स्कैनिंग याद रखिएगा, जहां पे हम तेज तेज पढ़ते हैं टू फाइंड आउट द स्पेसिफिक डिटेल। कुछ हमें दो चार जो इंपॉर्टेंट जानकारियां चाहिए होती हैं, उनको फाइंड आउट करने के लिए जब हम तेज तेज पढ़ते हैं, वो क्या हो जाता है, स्कैनिंग हो जाता है। स्किमिंग हम तेज तेज अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हमको एक आइडिया लग जाए कि भाई वो आर्टिकल किस बारे में है, वो पैसेज किस बारे में है, वो पैराग्राफ किस बारे में है। सो 4 के लिए राइट आंसर विल बी बी। बिल्कुल सही बताया है सभी ने, करेक्ट। पूनम ने भी सही बताया है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा, वाइल टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अ टीचर्स। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ गए हमारा पॉइंट। ऑप्शन देखते हैं। अ टीचर्स मेन फोकस शुड बी ऑन टीचिंग ग्रामर, ग्रामर पे फोकस होना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी स्पून फेड बाय एक्सप्लेनिंग द पैसेज टू देम, पूरा एकदम वर्ड बाय वर्ड समझा दिया टीचर ने। टोटल कॉम्प्रिहेंशन ऑफ एवरी सिंगल वर्ड सेंटेंस ऑफ द पैसेज शुड बी द एम, यानी एक एक वर्ड पे जोर देना चाहिए कि भाई ये भी समझ आया, ये भी समझ आया, ये भी समझ आया। देयर शुड बी एक्सरसाइजेज एंड एक्टिविटीज टू गेट द लर्नर्स टू यूज देयर न्यू फाउंड नॉलेज। 5 के लिए जिस्ट पूनम पूछ रहे हो, जिस्ट समरी को कहते हैं। निष्कर्ष क्या निकला या हमें ओवरऑल क्या पता चला, है ना, समरी को जिस्ट कहेंगे। सो 5 के लिए बताएं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप करा रहे हैं बच्चों को, आपने बोला कि आप ये पैराग्राफ पढ़ो, उसके बाद क्या करोगे, उनसे ग्रामर के ऊपर फोकस करोगे, या फिर उनसे उनको पूरा पैसेज एकदम समझा दोगे अच्छे से खुद ही, या फिर आप उनको एक एक वर्ड के ऊपर फोकस करवाओगे और समझाओगे, या फिर उस पैसेज के ऊपर आप कुछ एक्टिविटी करवाओगे, क्वेश्चंस पूछोगे, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, ये सब कराओगे, क्या कराओगे। बिल्कुल, हम वेरियस एक्टिविटीज कराएंगे और उस एक्टिविटी के थ्रू जांचेंगे कि उनको वो पैसेज समझ में आया है या फिर नहीं आया है ना। एनसीएफ 2005 को ध्यान रखेंगे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। सो बिल्कुल 100% ज्ञान देने के पक्ष में नहीं है। वो क्या कह रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा बताइए, उनकी हेल्प कीजिए, उनको फैसिलिटेट कीजिए और फैसिलिटेटर बनिए, और बच्चों के बीच क्या करवाइए, कंस्ट्रक्टिविज्म करवाइए, सो दैट दे कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज। तो जब उन्होंने पढ़ लिया, अब हम उसमें से सवाल पूछेंगे, या हम कहेंगे कि भाई चलो तुम उसमें से कैरेक्टर 1 हो, तुम कैरेक्टर 2 हो, और तुम लोग अपने 2-3 डायलॉग बना के हमारे यहाँ पे क्या करेंगे, वो उसके बेसिस पे जब यहाँ पे प्रेजेंटेशन करेंगे, तो उनको वो हम एज टीचर इवेलुएट कर पाएंगे कि उनको वो रीडिंग समझ में आई या फिर नहीं आई है, जो उन्होंने पैसेज पढ़ा है। सो 5 के लिए हो जाएगा डी ऑप्शन। कोई नहीं सुनीत जी। सो 5 के लिए डी सबने करेक्ट बताया था, पुष्पलता, दिवाकर, शालिनी, आशीष, नवयोग, बिल्कुल हामिद जी करेक्ट है। एंड नेक्स्ट देखें,
Question number 6. For successful teaching of English, the teacher's first task is to. तो अपने आप को टीचर इमेजिन कीजिए और कैसा टीचर इमेजिन कीजिए, सक्सेसफुल टीचर. सो आपका पहला टास्क क्या होगा? योर फर्स्ट टास्क, सेट अपार्ट सफिशिएंट नंबर ऑफ पीरियड्स फॉर क्लास टेस्ट. पहले ही कि हाँ भाई, 4th क्लास, 8th क्लास और 12th और 16th वाली जो क्लास होगी ये टेस्ट के लिए पहले ये करेंगे. या सेट अपार्ट नंबर ऑफ हॉलीडेज एंड वेकेशन, कि भाई ये दिन छुट्टियां रहेंगी. सी, ascertain the total number of teaching periods available to him during the academic year. कैलकुलेट करेंगे कि कितनी क्लासेस मिलेंगी मुझे. या break up the prescribed syllabus into a number of units. So हमारे सिलेबस में मान लीजिए 22 चैप्टर हैं, तो हम उनको यूनिट्स में बांटेंगे. यूनिट्स क्या होते हैं? जैसे आपके चैप्टर्स होते हैं, जो रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं उनको एक यूनिट में इंक्लूड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप बायो की क्लासेस देखें, सो बायो के अंदर हमारा सिस्टम हो जाता है, लेट्स से डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, एक्सक्रीशन सिस्टम, है ना. और इन सिस्टम्स को फिर हम, ये अलग अलग चैप्टर्स हैं, इनको हम एक साथ कंबाइन करके ह्यूमन सिस्टम एक यूनिट बना लेते हैं, ताकि बच्चे समझ सकें कि हाँ भाई ये रिलेटेड चीजें हैं. ऐसा नहीं है कि ब्लड का मूवमेंट बिल्कुल ही अलग बात है और खाना पचना बिल्कुल ही अलग बात है. नहीं, ये सब चैप्टर्स किसके अंदर आ गए? एक यूनिट के अंदर आ गए. तो ये आपका डी वाला ऑप्शन. 6 के लिए हमारे पास खुशबू डी बता रहे हैं, नितिन डी, सुनीत जी करेक्ट बता रहे हैं, राजपाल, आशीष, पुष्पदा, दिवाकर, नवयुग, शालिनी बिल्कुल सही बता रहे हैं. क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपने सिलेबस को यूनिट्स में बांटेंगे, ताकि हमारे दिमाग में एक वो स्ट्रक्चर बन जाए कि किस तरीके से पढ़ाना है. 6 के लिए डी. क्वेश्चन नंबर 7. Pupils are studied with all the necessary structure, are supplied with all the necessary structures. यानी हम स्ट्रक्चर हमेशा याद रखिएगा, ये किससे रिलेटेड वर्ड है? ग्रामर से रिलेटेड है. स्ट्रक्चर का मतलब हो जाता है सेंटेंस स्ट्रक्चर, और सेंटेंस की बनावट किसकी वजह से आती है? ग्रामर की वजह से आती है. सो जिस भी क्वेश्चन में स्ट्रक्चर लिखा होगा समझ जाइएगा ग्रामर की बात हो रही है. सो बच्चों को ऑलरेडी दे दिया गया ग्रामर, ऑलरेडी दे दिया गया वोकैबुलरी, ऑलरेडी दे दिया गया थॉट्स और आइडियाज जो उनको एक्सप्रेस करना है. ठीक, ये ऑलरेडी प्रोवाइडेड है टीचर्स के थ्रू. दिस फॉर्म ऑफ राइटिंग इज नोन एज गाइडेड कॉम्पोजिशन, फ्री कॉम्पोजिशन, क्रिएटिव राइटिंग, नन ऑफ दीज. सो मान लीजिए हमने उनको बता दिया कि तुमको ये ऐसे लिखना है, जिसमें तुम पास्ट टेंस में लिखोगे, और ये कुछ एक 10 वर्ड्स हैं जो तुम्हारे 10 वर्ड्स जो कि तुम्हारे ऐसे में होने चाहिए, और तुम्हारा टॉपिक है लेट्स से बैड प्रैक्टिसेस इन सोसाइटी. सो ये चीजें हमने बच्चे को बता दी है. अब बच्चा जो ऐसे लिखेगा वो क्या है? गाइडेड कॉम्पोजिशन है, फ्री कॉम्पोजिशन है, या फिर क्रिएटिव राइटिंग है, या इनमें से कोई नहीं है? गाइडेड है ना, क्योंकि हमने उनको हिंट्स दे रखे हैं, हमने उनको हल्का फुल्का पॉइंट दे रखा है. अब वो उसके बेसिस पे अपना ऐसे बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो जो लिखेंगे वो सोसाइटी के अंदर की ही कोई चीज ले, अपना बैड प्रैक्टिस लेके ही लिखेंगे. फिर उसके अंदर प्रोहिबिशन और जो दूसरे हमने 10 वर्ड्स दिए होंगे वो उसको इंक्लूड करेगा, है ना. और टेंस का ध्यान रखेगा कि भाई पास्ट टेंस में ही हम लिखेंगे. तो ये कैसा कॉम्पोजिशन हो गया? गाइडेड हो गया, गाइडेड कॉम्पोजिशन. क्रिएटिव राइटिंग वो हो जाती है जहां पे हम कुछ ऐसे दे देते हैं जहां पे बच्चे इमेजिन करते हैं, वो अपने हिसाब से कुछ भी इमेजिन करके लिख सकते हैं. जैसे इफ आई कैन फ्लाई, ऐसे करके अगर हमने हेडिंग दे दी, तो ये वहां पे बच्चा अपने आप को इमेजिन करके भी लिख सकता है कि मैं क्या हो गया? बर्ड हो गया. कोई अपने ऊपर ही पंख निकाल लेगा, कोई अपने आप को बर्ड बना देगा, है ना. सो इस तरीके से वो क्रिएटिव राइटिंग हो जाएगी. फिर वहां पे कोई भी आंसर एक्सेप्टेबल होता है क्रिएटिव राइटिंग के अंदर. 7 के लिए हमारा ए इज राइट आंसर. 8th one. This method ensures fluency and good pronunciation of the learner. So I will not explain. आप आंसर बताइए, आसान सा क्वेश्चन है. ट्रांसलेशन मेथड, कम्युनिकेटिव मेथड, प्लेवे मेथड, डायरेक्ट मेथड. फ्लुएंसी और गुड प्रोनाउंसिएशन किसमें?
8th के लिए। ओके, खुशबू करेक्ट, पुष्पलता करेक्ट है, सुनीत, हामिद, जी सही बता रहे हैं बिल्कुल। पूनम करेक्ट आंसर है। नवयुग राजपाल जी बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। 8th में फ्लुएंसी और गुड प्रोनाउंसिएशन किसके अंदर आ जाएगा? कम्युनिकेटिव मेथड के अंदर आएगा। वेरी करेक्ट। सो 8 के लिए बी। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लेवे मेथड। ऐसे क्वेश्चंस का एग्जाम में जरूर ध्यान रखिएगा जिसमें नॉट लिखा होता है। जी अंजलि करेक्ट आंसर है। नॉट लिखा हुआ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप पेपर में बहुत जल्दीबाजी में पढ़ते हो ना, आपसे नॉट मिस हो जाता है, फिर आपके आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली ध्यान रखेंगे पेपर अटेम्प्ट करते समय। टेक केयर ऑफ द वर्ड नॉट, इनकरेक्ट, विदाउट, ऐसे वाले वर्ड्स। Which of the following is not a characteristic of playway method? It is a great motivating force. It helps pupils to memorize their lessons. Doing and practice occupies the first place. And it kills drudgery and boredom. जी बी बिल्कुल। सो प्लेवे मेथड में हम रट्टा नहीं मरवा रहे हैं ना, रोट लर्निंग या फिर क्रैमिंग, दो वर्ड्स यूज किए जाते हैं। मेमोराइजिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए जो दूसरे वर्ड्स यूज होते हैं याद रखिएगा, रोट लर्निंग और क्रैम, CRAM, क्रैमिंग यूज करते हैं। सो प्लेवे मेथड में हम बच्चों को खेल खेल में सिखा रहे हैं, हम उनसे बिल्कुल भी रोट लर्निंग या क्रैमिंग या मेमोराइजिंग नहीं करवाते। सो 9 के लिए बी हो जाएगा। बाकी सारे प्लस पॉइंट्स हैं कि जो वो थके होंगे या बोर हो रहे होंगे, वो चेंज हो जाएगा उनका माहौल, और मोटिवेट होंगे क्योंकि सारे बच्चे आपस में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। सो इट्स अ गुड मेथड, छोटे बच्चों के लिए स्पेशली इट्स अ वेरी गुड मेथड। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ओके चिल्ड्रन, व्हाट शैल वी डू टुडे। ये लाइन बोली है किसने? एक टीचर ने। Okay, children, what should we do today? Here he is preparing the students for A. So क्लास में आए हैं टीचर, गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग जो भी होना है हो गया। उसके बाद उन्होंने बच्चों से पूछा कि भाई आज क्या करेंगे, आज क्या करना चाहिए हमें। ये जो लाइन है ये किस तरीके की क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है? सिलेबस सेंटर्ड लर्निंग, टीचर सेंटर्ड लर्निंग, लर्नर सेंटर्ड लर्निंग या टेक्स्ट बुक सेंटर्ड लर्निंग? DSSB TGT इंग्लिश के लिए बोल रहे हो? रीना, एक बुक से आपको सारा नहीं मिलेगा क्योंकि उसके अंदर हमारे 5 सेगमेंट्स हैं। तो आप अलग अलग डोमेन के अलग अलग स्टडी मटेरियल को रिफर करना पड़ता है। लिटरेचर के लिए अलग है, ग्रामर के लिए अलग है, राइटिंग स्किल्स के लिए अलग, कॉम्प्रिहेंशन के लिए अलग, है ना। एक तो गाइड जैसा हो जाता है जिसमें सिर्फ थोड़ा 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 सब दे दिया गया होता है। तो कहीं ना कहीं हमें अलग अलग रिसोर्सेज को फॉलो करना पड़ता है, सो दैट हमारा कमांड रहे उसके ऊपर। 10 के लिए सी। जी। सो हम बच्चों से पूछ रहे हैं कि वो किस तरीके से पढ़ना चाहेंगे। पढ़ाएंगे हम वही जो हम अपना सोच के आए हैं, आज हमें जो भी कंटेंट सिखाना है बच्चों को। लेकिन अगर वो कहेंगे कि कहानी सुनेंगे तो कहानी के थ्रू हम कर देंगे। अगर वो कहेंगे कि सर आज खेलते हैं तो गेम के थ्रू करा देंगे, है ना। तो जैसा उनकी तरफ से सजेशन आएगा उसी हिसाब से सिखाएंगे, पर कंटेंट जो हमने अपने लेसन प्लान में डिसाइड किया हुआ है उसको फॉलो करते हुए पढ़ाएंगे, है ना। सो ये कैसी क्लास हो गई? लर्नर सेंटर्ड लर्निंग हो गई। 10 के लिए सी। सी इज द राइट आंसर, सबने सही दिया था। ठीक है, लर्नर सेंटर्ड लर्निंग, बिल्कुल। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस आज टीचिंग पेडागोजी के ऊपर, है ना। ऐसे ही सेशन रहेंगे। और जो जो लोग कोर्स में हैं, पूनम, अंजलि, आप लोग देख लीजिएगा आपकी क्लासेस अवेलेबल है पास्ट क्लासेस के अंदर। सो उन टॉपिक्स को पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चंस हम ऐसे ही यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे इसी वाले टाइम स्लॉट में, है ना। सो 1 या 1:30 जो भी एक फाइनल होता है वो एक आध दिन में सेट हो जाएगा हमारा टाइम स्लॉट। 1 बजे या 1:30 बजे का ही फिक्स करेंगे। और ये फोकस करेगा डेडिकेटली किसके ऊपर? टेट के एग्जाम्स के ऊपर। सो आज हमने क्लास करी है इंग्लिश सेक्शन के अंदर पेडागोजी पे बेस्ड क्वेश्चंस को। ठीक है, सो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।
10 में से 7 है, कोई नहीं नवयुग, ऐसे ही प्रैक्टिस करते चलेंगे। इनफैक्ट जो दूसरे कोर्सेज में भी आपके इंग्लिश की पेडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके क्या नाम है टीजीटी पीजीटी में टीचिंग मेथोलॉजी के अंदर आते हैं, या बीएड एंट्रेंस के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर आते हैं, वहां पे भी ये वाली क्लासेस हेल्प करेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कंसेप्ट या जो कंटेंट है वो सेम ही है। तो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू। जी सुनीत जी, शाम को होगी। ठीक है, 5 में से 5, 10 क्वेश्चन थे सुनीत है। अच्छा, लेट आए होगे मे बी। 9 आए पुष्पिता के, वेरी गुड है जी। राजपाल 9, एक गलत हो गया। हामिद वेरी गुड, वेलकम है जी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से। टेक केयर एवरीबॉडी, बाय। थोड़ा आराम कर लो, है ना, और पढ़ेंगे फिर। राहुल जी के वाली 6 बजे होगी, 6 o'clock, 6 या 6:15, चेक कर लीजिएगा यूट्यूब पे, टाइमिंग है ना, 6 बजे होगी। आपको भी वर्षा जी, हैव अ वेरी गुड डे।